आखिरी लेक्चर है लेक्चर 3 और इसमें एक ही टॉपिक हमारे पास रहता है डिस्कस करने के लिए, दैट इज ई बाय एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम इसको डिस्कस करेंगे और जो लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज किया था और उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी और ई बाय एम के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर विद द टॉपिक ई बाय एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखिए कि ये जो ई बाय एम रेशियो है इसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, राइट। ई बाय एम रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो भी से कहते हैं। और ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए देखें तो दोनों का चार्ज तो बराबर है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो उसका कोई स्पेसिफिक चार्ज जो है वो नहीं होगा। तो आज हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है। सो आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था जब हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंटरिंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा होगा तो फिर वो सर्कल में मूव करता है। तो सपोज वी हैव दिस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर दाखिल हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखते हैं कि इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी। इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाली फोर्स है दैट विल बी F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, ये फोर्स होती है। सो इफ यू अप्लाई राइट हैंड रूल, अगर आप वी क्रॉस बी करें, आप जानते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये वी है और ये भी है। तो अगर आप वी क्रॉस बी करेंगे तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। और आप जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स अपवर्ड लगती, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर होगा तो एक फोर्स लगेगी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो कि इसको टुवर्ड्स दी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, जो कि इसको सर्कल में मूव करने पे मजबूर कर देगी। आपको पता है द फोर्स दैट टेंस द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, माइनस ई वी बी। वैसे ई वी बी साइन 90 होता है, साइन 91 हो गया, तो ये मैग्नेटिक फोर्स बनी एफ बी इज इक्वल टू माइनस ई वी बी। तो इस टॉपिक में यही फोर्स रोल प्ले कर रही है एज सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर ओवर आर। नाउ बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो एफ बी इज ई वी बी मैग्नीट्यूड के लिहाज से एंड एफ सी इज एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से एक वी से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया ई बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर, और यहाँ से आर आपके पास बराबर आ गया एम वी ओवर बी ई, और यहाँ से ई बाई एम आपके पास आता है, ई बाई एम आपके पास आता है वी ओवर बी आर। सो नेम दिस इक्वेशन 1 एंड नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। सो अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन मालूम करें तो आपको दो चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, एक तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन और दूसरा रेडियस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। बट बिकॉज एज यू नो कि आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते तो फिर उसका सर्कल का रेडियस आप कैसे देख सकते हैं, वो आपकी बुक में जो है वो ट्यूब भी है, उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है और हम उसमें ट्यूब में गैस भरते हैं एट लो प्रेशर, तो इलेक्ट्रॉन फिर जब सर्कल में मूव करेगा तो इन सर्कल वी क्रिएट एक्साइटेशन एंड एज वेल एज आयनाइजेशन, तो फिर आपको लाइट की एक रिंग बनी हुई नजर आ जाती है और आप उससे फिर ये रेडियस मालूम कर सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट टू फाइंड द वेलोसिटी, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करते हैं ईवी से और वही बन जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। दिस इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज स्पीड। तो यहाँ से स्पीड किसके बराबर आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एम स्क्वायर रूट। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, ई बाई एम इज इक्वल टू 1 ओवर बी आर, और वी की जगह पुट कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एम का स्क्वायर रूट। सो इफ यू स्क्वायर इट बोथ साइड्स, so squaring both sides we will get e square over m square is 1 over b square r square into 2 electron volt right over m। तो एक e by m से कैंसिल आउट हो गया इससे, तो e by m आ गया आपके पास 2e over b square r square। so this is the e by m ratio। अगर आपको जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है and you know the radius in which the electron is moving, so by putting these values we can calculate the e by m ratio। अब ये जो इक्वेशन है ये आपको बता रही है कि यहाँ पर जो पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसका रेडियस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या पड़ा हुआ है, मोमेंटम पड़ा हुआ है। सो वी कैन से दैट रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। अब ये तो उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। जाहिर बात है जब वो सर्कल में मूव करेगा तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होगा मालूम करने का, मूव करने का। तो अगर आप इसका टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना चाहते हैं, सो अगर हम जो चार्ज पार्टिकल है और सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं तो इस रिलेशन से कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ से टी किसके बराबर आ जाएगा, एस ओवर वी के। और एस क्या है, एक चार्ज पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है ये उस चार्ज पार्टिकल का जो है वो डिस्टेंस है, और सर्कल में एक पूरे सर्कल में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। सो और वी हम वैसे का वैसे ले लेंगे। अब ये देखिए कि हमें पता था कि आर इज इक्वल टू एम वी ओवर बी ई है, तो यहाँ से आर ओवर वी किसके बराबर आ गया, एम ओवर बी ई के बराबर आ गया। तो ये जो आर ओवर वी वाला फैक्टर है इसकी जगह आप एम ओवर बी ई पुट कर दीजिए, तो ये आर ओवर वी की जगह मैंने एम ओवर बी ई पुट कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन अगर आप जनरली इसका फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं तो वो क्या आएगा, वो 2 पाई एम ओवर क्यू बी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो ये बीई ओवर 2 पाई एम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और जनरली आप इसको लिख देंगे क्यूबी ओवर 2 पाई एम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को परपेंडिकुलरली एंटर करवाएंगे तो क्योंकि प्रोटॉन का मैस ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स ये सेम होंगे। तो क्योंकि प्रोटॉन का मैस ज्यादा है तो इसलिए प्रोटॉन का टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, right? So this is the time period of a charge particle moving in a circle and this is the frequency of the charge particle moving in a circle in the presence of uniform magnetic field। इसके अलावा अगर आप देखें तो यही जो फॉर्मूला है R is equal to mv over be, इसी फॉर्मूले को आप मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि
जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, डेरिवेशन की मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है। तो ई के इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर, यहाँ पर आप m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड भी करते हैं तो आ जाएगा p स्क्वायर ओवर 2m, राइट। तो यहाँ से p बराबर आ गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। तो अगर ये वाली वैल्यू आप यहाँ मोमेंटम की जगह पुट कर दें तो फिर जो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल का है फार्मूला, वो फार्मूला ऐसे भी बन सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इसमें हम जो है वो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ये शर्त है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर नहीं होता तो इट कैन नॉट मूव इन अ सर्कल, और अगर वो सर्कल में मूव नहीं कर सकता तो फिर उसका रेडियस तो जाहिर बात है कि नहीं होगा। सो अगर चार्ज पार्टिकल हमारे पास दो हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और दोनों वो मूव कर रहे हैं इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज भी उनके सेम है, तो फिर जो उनका रेशियो ऑफ द रेडियाई होगा, यानी कि अगर हम आर ई ओवर आर पी मालूम करना चाह रहे हैं तो इफ दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो चार्ज दोनों का सेम होता है, देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक फॉर्मूला भी हमने भी पढ़ा था, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर बी ई, राइट। तो ये ऊपर मोमेंटम पड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम मोमेंटम, तो अगर सेम मोमेंटम है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन का, बाद में प्रोटॉन का, तो वो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, बिकॉज मोमेंटम सेम कह दिया, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम कहेंगे देन वी गेट दिस रिलेशन, और अगर मोमेंटम सेम कहेंगे तो फिर हम इस रिलेशन से यूज करते हुए द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी इक्वल टू 1:1। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम हो, फिर क्या करेंगे, मोमेंटम सेम है तो फिर आर पी इज इक्वल टू पी ओवर बी ई पी आ जाएगा, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आएगा, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होता है, डबल होता है। तो अगर चार्ज डबल होगा देन प्रोटॉन से, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आर पी ओवर आर अल्फा कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा अगर आप इसका रेशो लेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ कांस्टेंट कही गई है, मोमेंटम कांस्टेंट कहा गया तो ये रिलेशन लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कही गई है तो ये रिलेशन लगाएंगे, और फिर जो है हम बाकी रेशो के अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ई बाय एम रेशो। अब जो है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटेल से, एक टॉपिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ एमसीक्यूज की उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं ई बाय एम रेशो के, एंड विद द डिस्कशन ऑफ दीज एमसीक्यूज हमारा ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्यू एमसीक्यूज जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, यानी कि प्रोटॉन की जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। तो वो कहता है कि इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्या केस है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा देखते हैं। अल्फा में जो है वो ऑप्शन क्या है जी, ई इज इक्वल टू 0 है और बी भी इज इक्वल टू 0। ये तो हो सकता है भाई, अगर एक रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर बात है प्रोटॉन स्ट्रेट गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ई इज 0, सेकंड ऑप्शन इज ई इज 0 एंड बी इज नॉन 0। तो ये भी हो सकता है क्योंकि ई 0 है और बी नॉन 0 है, लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा, यानी कि ये जो फार्मूला है आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एंगल डिपेंडेंट फोर्स है। तो हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव किया हो, तो इस केस में थीटा या तो 0 होगा या 1 डिग्री होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, तो फिर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट हो जाएगा। सो ये ऑप्शन भी हो सकता है। डी ऑप्शन देखिए, हम सी को बाद में करते हैं। डी ऑप्शन देखिए, ई इज नॉट 0 एंड बी इज नॉट 0, ये भी हो सकता है। ये कब हो सकता है, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेलोसिटी सिलेक्टर का। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में आपको पता था कि हम एक ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करते थे कि जिसकी वजह से पार्टिकल पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाती थी। तो फिर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होगी तो फिर भी उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी हो सकता है। अब एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास कि ई नॉन 0 है जबकि बी 0 है। अब अगर ई नॉन 0 है तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर लगेगी, और क्योंकि फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी फोर्स लगी थी, लेकिन उसको तो मैग्नेटिक फील्ड ने बैलेंस कर दिया था ना, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में एंटर हो रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन 0 है, तो उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज होगी, उसकी स्पीड जरूर चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ई इज नॉट इक्वल टू 0 बट बी इज इक्वल टू 0। इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, if an electron enters magnetic field at right angle from left and is into the paper, electron will be deflected. If an electron enters the magnetic field at right angle from left and is, ये है magnetic field is, and magnetic field is into the paper, electron will be deflected। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है एक रीजन में जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो इनटू द पेपर है। तो हमने देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए जरा ये रिलेशन लगाइए, F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है जी, F इज इक्वल टू माइनस ई क्रॉस वी, माइनस ई इंटू वी क्रॉस वी। तो सबसे पहले तो वी क्रॉस वी मालूम करें। इस केस में आपके पास ये वी है
और ये भी है। इफ दिस इज V एंड दिस इज B, तो V क्रॉस B करें, V क्रॉस B अंगूठा की तरफ जा रहा है अपवर्ड। अब अगर ये प्रोटॉन होता तो हमारा आंसर अपवर्ड ही आता, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं कि जो V क्रॉस B से डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी शुड बी डाउनवर्ड। हमारे पास जो आंसर आना चाहिए दैट इज द इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप उस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने ई बाय एम रेशियो में की भी थी, एनर्जी डिक्रीज एनर्जी इंक्रीज, ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी को ना बढ़ा सकती है ना एनर्जी को कम कर सकती है, राइट। सो डी ऑप्शन देखिए, मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रही है। और आप जानते हैं कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो रिलेट होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दैट दीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को तो फिर उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। सो डी ऑप्शन कैन आल्सो बी नॉट टू बी द ऑप्शन। सो जो हमारे पास सी ऑप्शन बचेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंजेस, ये ठीक है बिकॉज़ मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एंड एज यू नो मैग्नेटिक फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स विल डिफ्लेक्ट दैट चार्ज पार्टिकल। सो जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओकेजनली कम विद हाई वेलोसिटी फ्रॉम द स्काई टुवर्ड्स द अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दे वुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। मैं स्टूडेंट चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा क्योंकि इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज एंटी पैरेलल टू द ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ज्योमेट्रिक नॉर्थ और साउथ ऐसे हैं तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट होगी, वो साउथ से नॉर्थ होगी। मतलब दीज आर द ज्योमेट्रिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ नहीं बल्कि साउथ टू नॉर्थ होती है, राइट। सो देखिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं स्काई से वो ऐसे आएंगे। ये अगर मैं आपके रजिस्टर के हिसाब से आपको समझाऊं तो देखिए आपके रजिस्टर के मुताबिक ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर आप रजिस्टर पे ये डायग्राम बनाएंगे ना तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की ऐसे है और जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B करके जो डायरेक्शन आएगी वही आएगी। सो दिस इज V, तो अगर आप V क्रॉस B करेंगे तो हमारा अंगूठा किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट एंड दैट इज द सी ऑप्शन, राइट। प्रैक्टिस कीजिएगा राइट हैंड रूल की फर्दर एमसीक्यूज के लिए भी ताकि आप इसको मास्टर कर सकें। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एमसीक्यू एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग z एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, राइट। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग z एक्सिस, तो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है। द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग। तो हमें तो वैसे ही पता है कि F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है, तो हमें तो वैसे ही पता है कि जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो ये देखिए V और B के परपेंडिकुलर है कौन सा? Y एक्सिस है। अब यहाँ पर जो Y एक्सिस है उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, B ऑप्शन। पॉजिटिव Y एक्सिस या नेगेटिव Y एक्सिस तो है नहीं, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़े, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे द आंसर इज बीटा ऑप्शन एंड दैट इज Y एक्सिस। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं प्लस Y और नेगेटिव Y, तो फिर आप ये देखिए ये जो V है ये V किस तरफ है जी? ये Z एक्सिस की तरफ है और Z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? K, और जो B है वो किस तरफ है? X की तरफ, और X का यूनिट वेक्टर क्या होता है? I। तो हम जानते हैं इस रूल के तहत दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K, कि हमारे पास जो K क्रॉस I होता है, K क्रॉस I वो क्या होता है? वो J के बराबर होता है, I क्रॉस K माइनस J के बराबर होता है। तो हमारे पास पॉजिटिव यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस Y एक्सिस है। तो जिनको डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आता है, अगर X Y के लिहाज से क्वेश्चन दिया हुआ ना तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व करके उसका आंसर ले सकते हैं, राइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं क्वेश्चन से हटके, कि मैं कहता कि जी जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स द X एक्सिस, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, प्रोटॉन जो है वो जा रहा है अलॉन्ग द Y एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? तो मैंने आपको बताया कि फार्मूला तो वही है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये फोर्स आपको क्या देता है? आपका थंब देता है। यहाँ V की डायरेक्शन कौन सी होती है? जहाँ से आपकी उंगलियां घूमना स्टार्ट करती हैं, और B की डायरेक्शन कौन सी होती है? जहाँ वो एंड हो करेंगी, राइट। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन में उठा कर दीजिए, अपनी उंगलियों को सीधा कर दें। अब ये जो उंगलियां हैं ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में हैं और अब इनको घुमाएं आप। जब आप उंगलियों को रोटेट करेंगे ये किस तरफ आ रही है? टुवर्ड्स पॉजिटिव Z एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता, मैग्नेटिक फील्ड का पूछता तो वो इस डॉट से रिप्रेजेंट की जा सकती है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है और टुवर्ड्स द रीडर है ना, ये टुवर्ड्स द रीडर है, इसलिए ये पॉजिटिव Z एक्सिस या डॉट से भी शो की जा सकती थी। इनके फोर्स वाले जितने भी, अगर फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है तो फोर्स की डायरेक्शन में आप अपना थंब करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड अलोंग x डायरेक्शन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द x डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। एक इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ते हैं इस तरफ विद द वेलोसिटी v। अब देखिए मैंने आपको ये लेक्चर में भी समझाया था, इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज उसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v, उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरफ लगी होगी। मैग्नेटिक फोर्स लगेगी नहीं ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो v और b के दरमियान एंगल 0 डिग्री का है, तो F इज इक्वल टू QV sin 0। मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगेगी, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगा।
सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इट विल डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v along y axis is acted upon by a magnetic field directed along negative y axis. देखिए कि दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y. तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v एंड v? तो v और v के दरमियान क्या एंगल बन गया? v और v के दरमियान यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना. और अगर v और v के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है तो हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू qv sin 180 एंड sin 180 0. सो कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगी. तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? द चार्ज कैरियर विल रिमेन अनअफेक्टेड, राइट. तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपके पास आएगा? इसका आपके पास डी ऑप्शन आएगा. एक और क्वेश्चन देखिए. ये आपको एक डायग्राम दी हुई है. इस डायग्राम में चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ दी हुई है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ दी हुई है, राइट. सो वो क्वेश्चन ये करता है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन through a uniform magnetic field in the negative y direction. The magnetic force on the electron is, देखिए सिंपली v क्रॉस v कीजिए. v क्रॉस v करेंगे तो अंगूठा अपवर्ड आ रहा है ना. अगर आप रजिस्टर पे करेंगे अपवर्ड आ रहा है. ये जो व्हाइट बोर्ड पे ये वाली डायरेक्शन आपके मुताबिक रजिस्टर के मुताबिक अपवर्ड होगी और ये डाउनवर्ड होगी. तो v क्रॉस v करें अंगूठा अपवर्ड आ रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज होता फिर तो फोर्स यही होती, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फिर फोर्स क्या होगी? ये होगी. तो डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पर नेगेटिव z डायरेक्शन. चार्ली विल बी द ऑप्शन, राइट. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Next question is about E by M ratio. Proton and electron moving with the same velocity v enter into a uniform magnetic field directed perpendicular to the velocity. देखो ये बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है डायरेक्शन perpendicular to the velocity. इसका मतलब है कि वो पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा. They will now move in a circular orbit such that the time period of proton will be higher. मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2 pi m over qb. तो जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? ज्यादा होगा. टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है कि वो पार्टिकल क्या होगा? वो स्लो होगा, यानी कि वो एक चक्कर देर से कंप्लीट करेगा. तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंटर किए हैं तो प्रोटॉन अपना चक्कर देर से कंप्लीट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर परपेंडिकुलरली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b फॉर द मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस rp एंड rd रिस्पेक्टिवली द करेक्ट रिलेशन इज. तो देखिए जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन है वो होगा 2m, ये m से मुराद मास ऑफ द प्रोटॉन है, ओवर b एंड इनटू ep. ep इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूट्रियम. तो जो ड्यूट्रियम है उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से डबल होता है. दे हैव द सेम काइनेटिक चार्ज, उसका वही सेम होता है. तो यही आ जाएगा. ये 2 बाहर आके क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. अंदर क्या बाकी बचेगा? 2mpe ओवर BEP, राइट. ये सब चीज क्या है? ये प्रोटॉन का रेडियस है. तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्रोटॉन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. आर न्यूट्रॉन इज स्क्वायर रूट 2 टाइम्स rp. अगर यही आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है तो rd ओवर rp स्क्वायर रूट 2 के बराबर हो जाता है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ बीम ऑफ आयंस विद द वेलोसिटी ऑफ आयन दी हुई है जी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड enters normally into a uniform magnetic field of, magnetic field is 4 × 10⁻⁻² टेस्ला. इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द आयन, यानी कि E by M दिया हुआ है आपको, वो क्या है जी? वो 5 ओवर × 10⁻7 कूलम पर kg है. देन द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल. देखिए रेडियस का फार्मूला क्या होता है? mv ओवर be, राइट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v ओवर b इंटू m ओवर e, राइट. या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ v ओवर b इंटू 1 ओवर e बाय m. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना. अब वैल्यूज पुट करें. v की जगह क्या लिखूंगा? 2 × 10⁵ और b की जगह क्या लिखूंगा? 4 × 10⁻2 और 1 ओवर e बाय m क्या दिया हुआ है? 5 × 10⁻7. तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 टू द 10 हो जाएगा. तो 7 - 2 नीचे 5 आया, एक 10 था तो नीचे क्या हो गया? 6 हो गया. तो r विल बी इक्वल टू 10⁻5 और वो 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻6. तो 5 - 6 क्या आएगा? 10⁻1 एंड दैट इज 0.10 मीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. एक और क्वेश्चन देखिएगा. Electron and proton having masses me and mp respectively enter the region of a uniform perpendicular magnetic field with the same velocity. The ratio of their radii will be. पहले इलेक्ट्रॉन का आ गया है re over rp मालूम करना है. We know that radius is mv over be. Velocity सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है. इसका मतलब है r is directly proportional to m, यानी कि re over rp is equal to me over mp. तो the ratio of their radii will be equal to option B, that is me ratio mp. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सर्कल इज, तो हमने पढ़ा T इज इक्वल टू 2 pi m ओवर qb. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b इसका आंसर है, फार्मूले से रिलेट करता हुआ. एक और क्वेश्चन देखिए. एंड द क्वेश्चन इज प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि rp ओवर r अल्फा हमने मालूम करना है. देखिए r होता है 2me ओवर be. सपोज हम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं तो इधर ही चेंजिंग आएगी ना, क्योंकि काइनेटिक तो सेम है. अब अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और यहाँ नीचे क्या होगा? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो ये क्या हो जाएगा? 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन. 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, ये भी बाहर आके 2 हो जाएगा. अंदर क्या बाकी बच जाएगा? 2mpe ओवर BEP. और ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द चार्ज रेडियस ऑफ द प्रोटॉन. तो r अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन. तो r अल्फा ओवर rp इज इक्वल टू 1. सो इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज द एंड ऑफ आवर यूनिट 11 व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और थिंग्स टू फोकस, इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. राइट हैंड रूल की खास प्रैक्टिस कीजिए. मेरा मशवरा आपको ये है कि आप एक तो राइट हैंड रूल पर मास्टर कीजिए या फिर फिल्मिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे. बाकी पाम रूल और इस तरीके से जो है वो डिफरेंट चीज़ों में ना जाए, इन्हीं पे जो है वो आप मास्टर कीजिए. तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़.